जब हम लाइट के इंटरफेरेंस में कंडीशंस फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ड्राइव करते हैं तो जनरली एक इक्वेशन यूज करते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। बट देखने को ये आया कि सीबीएसई ने कई बार a साइन ओमेगा टी की जगह a कोस ओमेगा टी लिख दिया और वहाँ पे जो बच्चे थे वो कन्फ्यूज़ हो गए। स्पेशली जो बच्चे बायोलॉजी से थे, मैथमेटिकल बैकग्राउंड के बच्चों को कोई दिक्कत नहीं हुई, बायोलॉजी वाले बच्चों को काफ़ी दिक्कत हुई। और मैथ्स के जो बच्चे जिन्होंने ज़्यादा सीरियसली मैथमेटिक्स को नहीं लिया था उनके लिए फिजिक्स भी ऑब्वियसली मुश्किल ही होने वाली थी, तो वो भी उसके अंदर जो है ना थोड़ा चकमा खा गए। या जिन बच्चों ने प्योरली याद किया था, टर्म को समझा नहीं था, वो भी उसके अंदर क्या थे, क्वेश्चन को गलत कर बैठे थे। तो आज हम उसी क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं कि अगर साइन की जगह कोस लिख दे तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। आप देखेंगे रिजल्टेंट इंटेंसिटी पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कुछ स्टेप्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। कैसे स्टेप्स चेंज होंगे वो हम देखने वाले हैं। जनरली आप जो सोल्व करते हो ऐसे लिखते हो y1 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी करके आप लिखते हो, बट हम साइन वाला नहीं कर रहे क्योंकि साइन वाला तो आपको आता है और हर जगह देखने को मिलता है। हम करेंगे कोस वाला। अगर कोस का फंक्शन दे रखा हो डिस्प्लेसमेंट तो उस केस में क्या करेंगे, हम एक वेव ऐसे रिप्रेजेंट कर रखी है और y2 इज इक्वल टू दूसरी है a कोस ओमेगा टी प्लस फाइव वहाँ का इनिशियल फेज डिफरेंस है दोनों वेव के डिस्प्लेसमेंट में और a एम्पलीट्यूड दोनों का सेम है। देखिए कैसे करेंगे, तो हमें पता है जब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो y है वो आपके पास होगा y1 प्लस y2। अगर ये कंस्ट्रक्टिवली ऐड हो रही है, मतलब कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस होगा तो मतलब इनकी इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट पहले फॉर्मूला ड्राइव करना है। वो फॉर्मूला क्या निकलेगा हम वो देखेंगे। तो आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। ऐड कर देते हैं दोनों को। y इज इक्वल टू y1 की वैल्यू है आपके पास a कोस ओमेगा टी और y2 की वैल्यू है प्लस a कोस ओमेगा टी प्लस 5। ओके, इसको सोल्व कर लेते हैं तो a को कॉमन ले लेंगे और यहाँ से आपके पास आ जाएगा ये कोस ओमेगा टी प्लस कोस ओमेगा टी प्लस 5। ओके ठीक है, आगे देखिए क्या करेंगे। आगे अब हम क्या कर लें, कोस a प्लस कोस b का फॉर्मूला लगा देते हैं। कोस ए प्लस कोस बी का फॉर्मूला मैथ्स के बच्चों को याद होगा, बायोलॉजी के बच्चे याद नहीं है तो याद कर लो। ये आपके पास हो जाएगा y इज इक्वल टू a और कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है 2 कोस ए प्लस बी। लिख देता हूँ साइड में फॉर्मूला, यहाँ लिख देता हूँ। वो होता है 2 कोस ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 कोस ए माइनस बी डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो a हमारे पास क्या है, ओमेगा टी है, और b हमारे पास क्या है, ओमेगा टी प्लस 5 है। तो कोस a मतलब ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी प्लस 5 डिवाइड बाई 2 एंड कोस a माइनस बी मतलब ओमेगा टी माइनस 5 हो जाएगा एंड डिवाइड बाई 2। ओके, अब इसको मिटा देते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा y इज इक्वल टू a 2 कोस 2 ओमेगा टी प्लस 5 डिवाइड बाई 2 एंड कोस ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल हुआ और यहाँ पे कितना आ जाएगा -5 डिवाइड बाई 2। ओके ठीक है, यहाँ से जब लिखेंगे तो आपके पास लिख जाएगा y इज इक्वल टू, ये आपके पास हो जाएगा a और इसको लिख दूंगा 2 कोस 2 ओमेगा टी को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा टी प्लस 5 डिवाइड बाई 2 और ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे कोस 5 बाई 2। ओके, अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे ये लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं ये देखूँ, ये जो फंक्शन है कोस, ये जो टोटल वेव जो आई ये कोस ओमेगा टी प्लस 5 में आई और 5 यहाँ पे क्या था, कांस्टेंट था। तो ये कांस्टेंट टर्म है, ये ओमेगा टी पे डिपेंड करती है, मतलब ये एक हार्मोनिक फंक्शन हो गया दोबारा से। इस वेव का अगर मैं एम्पलीट्यूड लिखूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ r, क्या लिख सकता हूँ 2r कोस, 2r नहीं r क्या लिखेंगे बाद में बताऊंगा आपको, r कोस ओमेगा टी
प्लस 5/2 इसको हम लिख सकते हैं। और यहाँ पे आप लिख देंगे वेयर r इज इक्वल टू, r क्या है, उसकी वैल्यू है 2a cos 5/2, 2a cos 5/2 है वो आपके पास क्या आ गया, r जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आने वाला है वो। अब यहाँ से अगर आप इंटेंसिटी निकालेंगे, I निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इंटेंसिटी निकालेंगे, I निकालेंगे, तो I क्या होता है, I प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर होता है। क्या होता है, I प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर होता है। तो I जो है वो आपके पास यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4a स्क्वायर कोस स्क्वायर और θ/2। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन रहने देंगे और कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट लगा देंगे, तो कांस्टेंट लगाएंगे तो I इज इक्वल टू हो जाएगा 4 स्मॉल के लिख देता हूँ कांस्टेंट के लिए, a स्क्वायर को मैं इनिशियल इंटेंसिटी लिख देता हूँ, तो हो जाएगा I0 एंड कोस स्क्वायर θ/2। ओके, तो मतलब यहाँ पे ये कुछ नॉर्मल जो होता है ना, देखो यहाँ तो आपके पास आ रहा है 2a cos θ/2 आया, कितना आया r की वैल्यू 2a cos θ/2 आई। और अगर आप जिसको यहाँ पे साइन और साइन लेके चलते ना, तो आपके पास जो r की वैल्यू, तब भी r की वैल्यू इतनी ही आती, तो भी r की वैल्यू तो फाइनली इतनी ही आनी थी, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। बट बीच के कुछ एक दो स्टेप्स थे, जैसे ये वाले स्टेप से ये चेंज हो जाते हैं। r की वैल्यू तब कितनी आती है, मैं एक बार ऐसे मान लेता हूँ क्योंकि कई बार हमें यूज़ होता है, इसका एम्पलीट्यूड a है, इसका एम्पलीट्यूड b है और यहाँ साइन है और यहाँ भी साइन है, तो आपको पता होगा r की वैल्यू आ रही थी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos θ और इसका सारे का अंडरूट। अब अगर दोनों को हम बराबर करते हैं, अब दोनों को, तो दोनों को बराबर करने पे r की वैल्यू आती है 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कोस θ और इसका रूट, और इसको जब सोल्व करेंगे तो r इज इक्वल टू 2a कॉमन ले लूँगा और अंदर बचेगा 1 प्लस, लिख देता हूँ 2a मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1 प्लस कोस θ और इसका रूट, और 1 प्लस कोस θ जो होता है वो 2 कोस स्क्वायर θ/2 होता है। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2a स्क्वायर था ये, 2a स्क्वायर इंटू 2 कोस स्क्वायर θ/2 और इसका सारे का रूट सोल्व करोगे तो रिजल्ट वही आने वाला है 2a कोस θ/2, जो इस केस में है 2a कोस θ/2। ओके, तो ये इस प्रकार से देख के इसको आपको घबराना नहीं है कि मैंने तो साइन से पढ़ा था और ये कोस से आ गया तो मैं कैसे सोल्व करूं। तो उसमें आपको क्या करना है, सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है कोस a प्लस बी का, और वो फॉर्मूला क्या होता है 2 कोस a प्लस b/2 कोस a माइनस b/2। वैल्यू पुट करोगे तुरंत आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको मैंने r क्यों लिखा, देखो ये जो है ये तो पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है जो इसके डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब पीरियोडिक फंक्शन के साथ जो भी मल्टीपल है, ये वैल्यू और ये 2a वैल्यू, ये दोनों क्या है, इसके एम्पलीट्यूड हैं। इसलिए यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड था उसको मैंने क्या लिख दिया था, r से रिप्रेजेंट कर दिया था मैंने, 2a और cos θ/2, इसको मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया था, r से। ओके, तो ये क्वेश्चन देख के आपको घबराना नहीं है, क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा, आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें थोड़ा सा चेंज है और वो एक फॉर्मूले से ठीक कर देंगे आप।